हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो है सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट सिलेबस को देख रहे हैं, जिसका एक पार्ट जो है वो आपके सामने अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने लगभग कई चैप्टर्स जो है, हाफ चैप्टर्स हम कह सकते हैं कि कंप्लीट में से हाफ सिलेबस हम वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपका इस तरीके से जो है 100% सिलेबस जो है यहाँ से कंप्लीट होगा। पेपर से पहले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 के बारे में। इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र 2 अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत आपको बताने हैं। देखिए, यहाँ पे 2 के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं कि किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना और किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध जो है शक्ति का प्रयोग ना करना। ये जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र अनुच्छेद 2 के सिद्धांत थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो आपसे कार्य भी पूछे जाते हैं। अगर आपसे कार्य पूछे जाते हैं तो विश्व में शांति की स्थापना करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान प्रदान करना, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, इसके साथ साथ जो मानवीय समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, ये सारे काम हैं। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इतना जो है आप जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछे जाएं तो मैंने आपको पहले जो बताए हैं उसको एक बार जरूर से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे भूलने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। स्थायी सदस्य कितने हैं, और सदस्यों की संख्या बात करें तो 15 होती है। 15 हमने बताया था आपको कि 15 जो है इसके स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 5 स्थायी और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय जो हेग है, जो नीदरलैंड में एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला विकास कोष, ये इसकी सारी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना वर्ष 1872 से अब तक की कौन सी जनगणना है। आपसे पूछा है कि जो 1872 से अब तक की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना है। जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो है आपकी 15वीं जनगणना है। जनगणना याद रखिएगा 1951 से आपका जो स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जो है वो 15वीं जनगणना है। जो 2011 की जनगणना थी वो क्या थी, 15वीं जनगणना थी। आपसे क्रम देखिए पूछ लिया गया कि कौन सी जनगणना थी। 2011 की जनगणना के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो 2011 की जनगणना जो है वो आपकी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2010 से, और इसके साथ साथ इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें थी जो ये 15वीं जनगणना थी कि एक विश्व का सबसे बड़ा अभियान था। एनपीआर इसमें बनेगा, यानी एक एनपीआर का मतलब होता है पहली बार जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे कहते हैं, इसकी अवधारणा आई थी। इसके साथ ही साथ एनपीआर के उद्देश्य बताए गए थे। आवासहीन व्यक्ति जो थे वो इसमें सम्मिलित किए गए थे। और मेन एक तरीके से एनपीआर को ध्यान रखिएगा, एनपीआर इसी आपकी 11वीं जनगणना जो थी, जो 15वीं जनगणना थी जो 2011 में हुई थी, उसमें ये आया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 74.04% थी। भारत में राज्यों की कुल संख्या पूछिए आपसे, भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो आपका सबसे बड़ा राज्य है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, यहाँ पे आपको ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या, इसको 125 करोड़ के लगभग जो है वो आप इसको ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से, आपसे एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं पूछेगा जनसंख्या, बस ये पता होना चाहिए आपको कि जनसंख्या के मामले में ये वाला कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। उसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान आपको पता होगा कि चीन जो है उसका है। भारत में जनसंख्या का घनत्व पूछा है तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में जो है आपका इसका जनसंख्या का घनत्व है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, लगातार केरल ही रहा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई थी, जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। तो उसी के पश्चात नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? नागरिक सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं मूल रूप में नागरिकों की ही रक्षा है, जिससे जो देश में नागरिक है उनका जो है वो उनकी सुरक्षा हो सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जान माल की हानि बहुत हुई, उसके तहत जो प्रत्येक देश थे उन्होंने अपने यहाँ एक नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की, और इससे जो है जो देश के नागरिक हैं उनको जो है किसी भी प्रकार से उनकी जो है उनकी गतिविधियों पर एक तरीके से कहें तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक वो ना हो, बाउंडेशन ना हो, उनकी सुरक्षा हो और लोग जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश में रह सकें, ये कह सकते हैं। तो इसके लिए कई बचाव कार्य और सेवाएं भी जो हैं चलाई भी गई और उनको प्रदान भी की गई। अग्निशामक यंत्र का परिचय देना है आपको। गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र जो है आपका, इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं जो पानी से खराब हो जाते हैं, जैसे कागज है, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर इत्यादि। सुरक्षा की दृष्टि से हरा रंग किस बात का सूचक है? तो हरा रंग जो है वो आपका प्रशासन और आम नागरिक के लिए हमला या असुरक्षा समाप्त होने का सूचक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो कि श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, आपसे पूछा है कब स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखिए 25 सितंबर 2014 को। डिजिटलाइजेशन जो है इसके क्या उद्देश्य हैं पूछे हैं, तो इस योजना का जो आपका उद्देश्य है, देखिए ये एक चैप्टर है आपका सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, आपका चैप्टर नंबर 12 है ये, उससे ये संबंधित क्वेश्चन है जिसमें आपकी पंचवर्षीय योजनाएं भी आती हैं। बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो वो आपकी 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक गई थी, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और अभी आपकी जो चल रही है ये कहीं ना कहीं 12वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक थी, और अब 17 से ऊपर जो है आपकी समय 13वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है। ये भारत सरकार ने जो चीज़ें की हैं उसके बारे में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डिजिटलाइजेशन का क्या अर्थ है या इस योजना का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या है कि डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यही जो है इसका वो उद्देश्य भी है। अगला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण, इनके जन्मदिन के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 से इस योजना को जो है प्रारंभ किया था। किसने? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? यह जो योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अभी तक सुरक्षा बीमा नहीं कराया है, और इसके अंतर्गत 1 लाख से 2 लाख की बीमा सहायता जो है वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मिलेगी। इसमें आपका ये जो है इस योजना में थी। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है, तो इसमें 330 रुपये प्रतिवर्ष जमा करने वाले बीमित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में 2 लाख की धनराशि देंगे प्रधानमंत्री, ये थी आपका। उसके बाद सीमांत गांधी आपसे पूछा है कौन थे और संक्षिप्त परिचय। देखिए सीमांत गांधी आपको पता नहीं चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे वहाँ पे, तो उस एग्जाम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो सीमांत गांधी जो थे यहाँ पे वो पेशावर के नेता थे, और मूल नाम इनका था क्या? अब्दुल गफ्फार खां। पेशावर के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ कई वर्ष तक संघर्षरत रहे, और उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे जो थे, यानी जो उनके खिदमतगार थे, उसके दल तैयार हुए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी सीमांत गांधी और उनके दल की। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ लिया गया है भाई कि सही जोड़े बनाने आपको। रॉलेट एक्ट कब आया, गदर पार्टी की स्थापना, चौरा चौरी कांड, साइमन कमीशन और भगत सिंह का शहीद होना। भगत सिंह का शहीद होना, तो आप सबसे पहले रॉलेट एक्ट देखेंगे तो ये आपका 1919 में है रॉलेट एक्ट। उसके बाद आपकी गदर पार्टी की स्थापना है 1923 में, नहीं गदर पार्टी की स्थापना है आपकी 1913 की, ये घटना है, गदर पार्टी की स्थापना है 1913 की घटना। चौरा चौरी कांड जो है वो आपका 1922 की घटना है, और साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन 1928 में हुआ था,
ठीक है। और भगत सिंह जो थे उनका शहीद होने की जो घटना है ये आपकी 1931 की घटना है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा ऑप्शंस को, ये आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में भी। अगला क्वेश्चन है कि गैर सरकारी संगठन का क्या मतलब है। भाई गैर सरकारी संगठन ऐसे होते हैं जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते हैं, बिना लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक लोकोपकारी कार्यों से जो उद्देश्य जिनका हो, ये होते हैं गैर सरकारी, जिसको एनजीओ वगैरह बोलते हैं। फिर है कि गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई, तो 21 जून 1946 को इनकी एक समिति तैयार की गई। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन कौन से गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं, तो अभी फिलहाल तो यूनेस्को जो है वो विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक सबसे बड़ा संगठन है। विविधता से आपका क्या है, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं हर राज्य की एक अपनी अलग भाषा हो जाती है, धर्म है, जाति है, लिंग है, पहनावा है, खान पान है, यही विविधता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एकता है विविधता में। एकता का मतलब यही है जब जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति और व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना हो, भले ही उनकी जाति अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, लिंग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक सूत्र में बंधे, ये है एकता। धार्मिक एकता क्या है, धार्मिक एकता भारत सदा से ही सर्वधर्म समभाव का जो समर्थक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो रहा है वाकई में। भारत में हमेशा ही हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म के अनुयायी रहे हैं और सभी धर्म के जो है आंतरिक समन्वय की भावना भी पाई जाती है। राजनीतिक एकता है कि लोकतंत्र संगठन जो हो उसमें एक मत और एकजुट जो है वो आपका मत हो, इसको हमने राजनीतिक एकता जो है वो कहा है। पूछा है राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, मोर है। भारतीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है, आपके राष्ट्रीय प्रतीक एक राष्ट्रगान आपके राष्ट्र को संबोधित कर सकता है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, मोहर और स्तंभ। आतंकवाद के आपको बताने हैं कि कोई 2 उद्देश्य बताइए। आतंकवाद के निम्नलिखित 2 उद्देश्य क्या होते हैं, अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना, साथ ही साथ अपने आतंकी जो संगठन है उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके से युवा वर्ग को अपने पक्ष में लेना, जैसा कि आतंकवादी संगठन जितने भी हैं वो यही काम करते हैं। और इसके बाद फिर कई जगह दंगे फसाद करने का काम भी होता है। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता से आशय होती है अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना और उनके कल्याण के लिए सोचना और घृणा की जो भावना है दूसरों के लिए, उन सबका त्याग करना, ये एक तरीके से सांप्रदायिकता है। उसके बाद है कि अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस प्रकार दिया। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, संप्रदाय में अपने लिए तो आप कल्याण सोच रहे हैं, लेकिन जो दूसरा संप्रदाय है उसके लिए घृणा की भावना है। तो इस तरीके से जो अंग्रेज थे आपके, उन्होंने फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। इस तरीके से सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। सांप्रदायिकता जो है उसकी भावना को कैसे दूर करेंगे, तो इसके तरीके हैं कि शिक्षा के व्यापक प्रसार अगर करें, सामूहिक प्रयास किए जाएं, कुछ ऐसे पर्व आयोजित किए जाएं, तो इससे जो है लोगों में जागरूकता आएगी और सांप्रदायिक भावना जो है वो दूर हो जाएगी। जातिवाद क्या है, एक ही जाति के लोगों में अपाई जाने वाली वह भावना जिसमें लोग अपनी जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित रहते हैं, यही है जातिवाद। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जो बहुत चर्चा में भी रहा इधर काफ़ी, तो यही चीज़ है जातिवाद, कि अपनी ही जाति के लोगों को हम ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन अन्य जाति के लोगों को किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जातिवाद से 2 हानियाँ होती है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं, साथ साथ औद्योगिक कुशलता में कमी आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अगर बात करें तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना जो है वो गुट निरपेक्षता कहलाता है। पंचशील के सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिएगा। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अभी यहाँ पे पूछा गया है कि इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो इसका निर्माण जो है वो 1954 में हुआ था, पंचशील सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन है कि सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र जो है झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये झंडा दिवस जो है आपका ये 7 तारीख को जो है मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, यानी कि आपका ये मनाया जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि गुट निरपेक्षता क्या है, तो सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखकर शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र नीति, विदेश नीति अपनाना, शांति एवं स्वतंत्रता की यह नीति ही जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। इसके अलावा आपके कुछ चैप्टर हैं जिनमें बेरोजगारी, जनसंख्या, प्रदूषण, ये सब जो चैप्टर हैं इसमें आपको जो है आप खुद ही लिख लेंगे बड़े आराम से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताऊं जो अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं जब भी पेपर में जाते हैं। होता क्या है कि हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के आपके हो गए 12 चैप्टर या 10 चैप्टर, उनको हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि वहाँ से तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन आते आते क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है,
डेफिनेटली सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आते आते हम चैप्टर्स को थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं, या चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं आपको पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, पिछले वर्ष जो है क्वेश्चन पूछा गया था भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया था और बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि क्या है भूमंडलीकरण, क्योंकि ये आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 16 है भूमंडलीकरण, इसलिए जो है इतनी आखिरी तक लोग सोचते हैं कि नहीं पेपर बनेगा, लेकिन पेपर में आजकल जो है वो लास्ट के जो चैप्टर हैं 5-6 चैप्टर लास्ट के, उनसे बहुत ज़्यादा लघु उत्तरीय जो है वो पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ज़रूर कि भूमंडलीकरण वगैरह को छोड़ के ना जाएं। अब आपसे पूछा है निशस्त्रीकरण क्या है। विश्व शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रों के कम से कम प्रयोग से धन की बचत का उपयोगी जन कल्याण के कार्यों में प्रयोग होना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है वाकई में, बाकी फिर साक्षरता दर है, उसके अलावा बेरोजगारी है और जनसंख्या है। गरीबी का आशय आपको स्पष्ट करना है, वह अवस्था जिसमें एक परिवार अपनी आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, यही है गरीबी। भारत में गरीबी के 2 प्रकार हैं, एक है सापेक्ष और एक है निरपेक्ष। गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है, किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रति माह कितनी न्यूनतम आय चाहिए, वह उसकी जो है धन गरीबी की, यह धन जो है वो गरीबी की रेखा कहलाता है। अगर कम है उससे ज़्यादा तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ऐसी इतने मतलब इस टाइप के लोगों के लिए जो सरकार है फिर कई तरह के कार्ड, राशन वगैरह ये सारी चीज़ों को उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य और प्रसार समझाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के पीछे जो सरकार के उद्देश्य हैं वो क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए खाद्यान्न राशन की पूर्ति हो जाए, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़े, बच्चों को पोषण स्तर मिले, इसलिए मिड डे मील वगैरह भी लाया गया था। महिला एवं बाल विकास की योजनाओं की प्रगति हो, साथ साथ नागरिकों को वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो और जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे भी खाद्यान्न की पूर्ति हो। अगला क्वेश्चन आ ही गया है मिड डे मील से, जैसा भी हमने नाम लिया ऊपर। मध्याह्न भोजन योजना भाई पूछा है कब शुरू हुई थी, तो भैया 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है मिड डे मील का। और सरकार इसका एक उद्देश्य पूछते हैं क्या है मिड डे मील का, तो सिर्फ मिड डे मील का उद्देश्य ये मत समझिएगा कि जो है पोषण देना है या फिर इस तरह से। मिड डे मील का एक सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि जो वो आपके नामांकन की संख्या है विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की संख्या को बढ़ावा देना मिड डे मील का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उसके अलावा आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं, तो NFSM चावल, NFSM गेहूं, NFSM दलहन जो है ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन। फिर है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना 1964 में और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आ गया है अब ये क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण क्या है, बताइए। देखिए वस्तुएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, भले ही वे आवश्यकताएं हों जैसे भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, बिजली का सामान, दवाइयां वगैरह, लेकिन भूमंडलीय आकार के नेटवर्क से हम तक पहुंचती है। कच्चा माल किसी देश से निकाला गया हो सकता है, तो कहीं पर इसको जो है प्रक्रिया में लाया जाता है, तो कहीं फिर वास्तविक प्रक्रिया में लाया जाता है, फिर कहीं पे उत्पादन किया जाता है। इस तरीके से विश्व के विभिन्न भागों में बसे लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर चीनी जो आ रही है हम तक, वो कहीं गन्ना बोया गया है, कहीं उससे जो है चीनी तैयार की गई है, फिर कहीं पे लाई गई, कहीं से बेची गई, तो एक तरीके से ये नेटवर्क पूरा जुड़ा रहता है और हम कई लोगों से होते हुए चीज़ें हमारे पास आती हैं, कई संस्कृति, व्यापार, निवेश, इस तरह से हम लोगों से जुड़े रहते हैं और ये जो अंतर क्रिया होती है यही जो है एक भूमंडलीकरण होता है या भूमंडलीकरण की दिशा में एक कदम है। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए बता रहे हैं, तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत अन्य देशों से पूंजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। सांख्यिकी से रिलेटेड चैप्टर आ गया है आपका। सांख्यिकी यहाँ पे देखिए भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी एक चैप्टर एक ही में है 16। देखिए सांख्यिकी से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपका कोई मैथ्स का पेपर नहीं है या आपका कोई विज्ञान का पेपर नहीं है। तो सांख्यिकी से बस आप सूत्र एक बार याद कर लीजिएगा, ये समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया कि केंद्रीय माप क्या होते हैं, तो 3 केंद्रीय माप होते हैं, एक समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके अलावा यहाँ पे बुआ है कि निम्नलिखित संख्यात्मक राशि में समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ये आपका जो है आंकड़े दिए हुए हैं और समांतर माध्य ज्ञात करने का ये आपको सूत्र दिया हुआ है सिग्मा x/n। इस सूत्र में आप रख के जो है समांतर माध्य निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है पूरा, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 140 आ जाएगा और आंकड़ों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आंकड़ों की संख्या है। जब 140 को 7 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका 20 आंसर आएगा। इस तरह से समांतर माध्य है। उसके अलावा फिर पूछा है कि माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका होती है n+1/2। इस तरीके से जो है आप माध्यिका का मान निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण तो नहीं दिया हुआ है लेकिन
माध्यिका का जो आपको सूत्र है इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यदि एक कक्षा में 43 विद्यार्थियों को उनके आयु के आरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो 43 + 1/2 अर्थात 22वें विद्यार्थी की आयु कक्षा की माध्यिका आयु कहलाएगी। इस प्रकार खड़े हुए विद्यार्थियों की संख्या 44 संख्या हो जाएगी। ये आप अब सूत्र याद रखिएगा ये वाला। तो इस तरीके से आपका माध्यिका निकलेगी। बहुलक क्या है, इतना ज़्यादा ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री में सांख्यिकी से एक आध क्वेश्चन डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुलक भाई जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक है। यहाँ पे एक आपका आंकड़ा दिया हुआ है 11 11 11 कई बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका बहुलक जो है वो 11 ही होगा। सब पदों का आरोही क्रम में रखने पर, या आप आरोही अवरोही से इतना कोई मतलब ही नहीं है, सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ 11 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। विलय नीति क्या थी, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देशी राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना, ब्रिटिश राज्यों में मिलाना, यही थी। क्रांति की सफलता का कोई एक मुख्य कारण बताइए। क्रांति केवल मात्र उत्तर मध्य भारत में ही केंद्रित रही थी, एक ही असफलता कारण मैंने बताया था, सीमित क्षेत्र में हुई थी, इसलिए असफलता का कारण ये भी माना जाता है। फिर कच्चा माल किसे कहते हैं, प्रकृति खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। इंडिया काउंसिल एक्ट कब आया, 1892 में। ये सदस्यों की संख्या कितनी थी आपसे पूछा है, तो ये जो काउंसिल एक्ट था ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि 1892 में आया था, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 12 से 16 थी। भारतीय सरकारी भाषा कब बनी, 1835 में बनी। उसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, 1904 में। नव जागरण हम डिस्कस कर चुके हैं। सोए हुए जो लोग थे, धर्म और कुरीतियों से जुड़े हुए लोग, जिनकी अपनी एक परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उनमें एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, उनको विज्ञान से, तर्क वितर्क से जोड़ने को ही नव जागरण, इंग्लिश में रेनेसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी, ए.ओ. ह्यूम जो है नाम इनके साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद उदार यानी कि नरम दल के नेता से आप क्या समझते हैं, तो कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे वो उदारवादी नेता कहलाए। उसके अलावा अरुणा आसफ अली ने किन किन आंदोलनों में भाग लिया, तो इन्होंने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये नारा पूछा जाएगा तो लिखिएगा भीका जी कामा का ये नारा है। देखिए वीर सावरकर का नाम हमने अभी आपको पहले भी बताया था, और यहाँ पे पूछा है कि भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था, तो वीर सावरकर जी ने बनाया था। दांडी यात्रा बताया था मैंने आपको कि दांडी यात्रा जो है वो कब शुरू हुई, तो दांडी यात्रा आपकी शुरू हुई 12 मार्च 1930, और इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट आया हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। तो दांडी यात्रा जो थी वो गांधी जी ने शुरू की थी। उन दो सशस्त्र क्रांतिकारियों के नाम जिन्हें फांसी दी गई, भगत सिंह और राजगुरु। सीमांत गांधी को हम बता चुके हैं, अब्दुल गफ्फार खान। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था, तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 में बना था। महात्मा गांधी की हत्या कब नथुराम गोडसे ने की थी, 30 जनवरी 1948 को। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया, गुट निरपेक्षता की नीति का। विश्व के 2 प्रमुख गुट कौन कौन से थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। पंचशील के पहले सिद्धांत का वर्णन, 5 सिद्धांत है पंचशील के, जिसमें आपसे पहले सिद्धांत का वर्णन पूछा है, तो एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, ये इसका पहला सिद्धांत था। दक्षेश जो है उसमें आपसे पूछा है कि सम्मिलित होने वाले देशों के नाम बताइए, तो यहाँ पे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो है आपके 6 देश जो हैं वो इसमें दक्षेश में शामिल हैं। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, और इसमें भाग लेने वाले देशों के नाम बताएं, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की। दूसरे पक्ष में क्या थे, सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से रहे हैं राष्ट्र, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखो, ये याद ही कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है। महासभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। चेतावनी प्रणाली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ये सब देखिए आखिरी के हैं आपके क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं उनसे, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं तो हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ेंगे नहीं। आप लास्ट तक जो है वो पूरा वीडियो को देखिएगा।
उसके अलावा है कि हवाई हमले की चेतावनी के प्रकार, हवाई हमले का पीला संकेत, हवाई हमले का लाल संकेत, हरा संकेत और सफ़ेद संकेत। ब्लैकआउट क्या है? ब्लैकआउट एक स्थिति, उस स्थिति में किया जाता है जब दुश्मन हमारे क्षेत्र में रात्रि में आक्रमण कर दें, तब दुश्मन के लक्ष्य को पहचानने और भ्रमित करने के लिए कई उपायों को अपनाया जाता है, जिसे हम ब्लैकआउट कहते हैं। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है? 5। भारत में दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। समताप और समदाब रेखा, समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है, और समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। खनिज कितने प्रकार का होता है? धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार का। लौह अयस्क हमें किससे प्राप्त होता है? तो खदानों में जो प्राप्त लोहा होता है उसी को हम लौह अयस्क कहते हैं। खान किसे कहते हैं? जिन स्थानों से हम खनिजों को प्राप्त करते हैं उन्हें खान कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है मैग्नीज, जिसके कार्बन की बात हम कर चुके हैं। परमाणु क्रमांक की जिनकी बात कर चुके हैं। काला सोना क्या है? कोयले को हम काला सोना कहते हैं। और गोल्डन रेशा अगर पूछा जाए तो जूट को कहते हैं। शक्ति के साधन पूछे हैं, शक्ति के साधन यही हैं कि मशीनों को चलाने के लिए, यातायात के साधनों को गति देने के लिए, कृषि को यांत्रिक बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वो शक्ति के साधन कहलाते हैं। अभ्रक में भारत का स्थान अग्रणी है, और अभ्रक होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक जो है वो हमें समुद्र तट से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा आपसे ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार क्या है, जिसकी शुरुआत जो है मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए 1993 में हुई थी। यहाँ अगला क्वेश्चन ही है कि कब हुआ गठन, तो 1993 में हुआ था, और उसका मुख्यालय दिल्ली में है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और है क्या ये वे अधिकार है जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा, जो मनुष्यों की स्वतंत्रता की रक्षा और सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद पूछा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण हम पहले बता चुके हैं आपको सारे कारण। तो यहाँ पे उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन है कि रानी अवंतीबाई कौन थी? अवंतीबाई थी रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। रानी अवंतीबाई। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आप बता सकते हैं, जिसकी स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, चाहे किसी भी जाति का हो, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर का अनुसार फल देता है, और ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो ये आयरिश निवासी थी श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसे है? एओ ह्यूम को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, और स्थापना इसकी 1885 में हुई थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीराज राय। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताऊं, मैं लाइन से आपको वीडियो को जल्दी कंप्लीट हो, बहुत ज़्यादा लेंथ ना हो, जिससे आप पूरा कंप्लीट देखने में जो है आपको कोई कठिनाई महसूस हो, इसलिए मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ। आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कब कब कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, और 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ा गया था। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा इत्यादि में भी परिवर्तन होता है। जेट वायुधारा क्या है? वायुमंडल में बहने वाली जो तेज हवा है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, जेट वायुधारा कहलाती है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? कोयला, पेट्रोल, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना है? तो जो रिहंद बांध परियोजना है वो सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। चिपको आंदोलन क्या है? अच्छा, आंदोलन की बात बताएं हम तो चिपको आंदोलन, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं उससे रिलेटेड जो पर्यावरणविद है उसका हमने बहुत ही जो है बढ़िया वीडियो एक अपलोड कर रखा है, उनकी पिक्चर्स के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन, वहाँ से जाके पढ़िएगा। एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ साथ आपके आगे आने वाले जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि चिपको आंदोलन का जो है किस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण योगदान है, तो वन बचाओ के लिए किया गया था। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे इसमें। उसके बाद जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजाति होती है वो जैव विविधता कहलाती हैं। मालस्थ का मालथस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मालस्थ या मालथस है, ध्यान रखिए। मालथस के जनसंख्या सिद्धांत हैं, तो जनाधिक्य के से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। मालथस का ये नियम है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मालथस का नियम, क्योंकि पूछा जाता है कि मालथस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मैंने बताया था रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवेना ब्लाविस्की। अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टीव ऑलकॉट ने जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और हमारे यहाँ एनी बेसेंट ने की थी। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता
जाता है। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे जो है गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था और पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन सी है? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? यहाँ से आपकी सिविक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? जनजातियां का एक पूरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की जनजातियों से, तो याद रखिएगा थारू जनजाति है, बेगा, भुइया, पटारी, परिया, चोरा, बूकसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थारू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 याद रखिएगा। बाकी धुरिया भी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की जनजातियों में। 3-4 याद रखिएगा कि पूछा जाए तो आप 5-6 3-4 आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थीं? 303। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन जो है वो वायुमंडल और भूगोल में परिवर्तन ला रहा है। मतलब वन का जो उन्मूलन है उसका पर्यावरण पर पूछा है क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या है? हरित गृह बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारण है, बाकी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। ठीक है, उसके अलावा भारत का राज चिन्ह जो है अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो भाई ये एक राजकीय प्रतीक है हमारा, और सारनाथ जो है वहाँ पे मिली जो एक अशोक लाट है उससे जो है इसको लिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा है, सारस है। राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। चीनी उत्पादन में देश का उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। उत्तर प्रदेश के किसी शहर में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें हैं? किस शहर में आपसे पूछा है? तो कानपुर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग की मिल है। उसके अलावा ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर का जो लाल इमली मिल है वो सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। रेशम वस्त्र के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? तो वाराणसी, कानपुर, इटावा और मोदी नगर। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख कौन कौन से केंद्र हैं? फिरोजाबाद है, इलाहाबाद है, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, बालावली, शासनी, सिकोहाबाद, हाथरस। लेकिन याद रखिए जो फिरोजाबाद है वो विश्व प्रसिद्ध है, किस लिए? चूड़ियों के निर्माण के लिए। और एल्युमिनियम जो है उस उद्योग का केंद्र कौन सा है? सोनभद्र जिला का जो रेणुकूट है वो एल्युमिनियम के उद्योग का केंद्र रहा है। अब आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। सिंधु नदी है, उसके बाद गंगा नदी है, फिर यमुना है, फिर आपकी घाघरा है, चंबल है, गोमती है, रामगंगा है, राप्ती है और बेतवा है। इसको अभी याद करने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में। देखिए अगला क्वेश्चन कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूस्खलन भाई क्या है? जैसे जो धरातली हलचलें होती हैं, जैसे पत्थर खिसकना, गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, इस तरह में जो है वो भूस्खलन हो जाता है। जो छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से क्या होता है? चट्टानें जो होती हैं वो टुकड़ों में टूट जाती हैं और इनका कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती हैं। फिर भारी वर्षा या बाढ़ या भूकंप आने से इनका जो है भूस्खलन हो जाता है। इस तरीके से जो है भूस्खलन की समस्या जो है भूस्खलन है उसको इस तरह से परिभाषित किया जाएगा। उसके बाद पूछा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं, तो तृप्ति पावर प्रोजेक्ट और बक्सर पावर प्रोजेक्ट 2 परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता 2018 के क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस तरह से 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। गांधी जी ने आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था पूछा है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में से चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को भयानक घटना हुई और चौरा चौरी कांड के नाम से चर्चित हुई। फिर क्या हुआ? इसके अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान और थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी और इस घटना से गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करने वाले जो व्यक्ति थे उनको बहुत आहत हुआ और उन्होंने आंदोलन जो है स्थगित कर दिया और समाप्त करने का निर्णय लिया। फिर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो 5 अप्रैल को डांडी मार्च, फिर नमक कानून तोड़ा। इस तरीके से धीरे धीरे करके सभी को बताया कि अफीम के अड्डे जो थे विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, उनकी होली जलाई विदेशी कपड़ों की। इस तरीके से इन्होंने प्रमुख कार्यक्रम किए। अच्छा, अब है जिन्ना जी ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? जो जिन्ना जी थे उन्होंने गांधी के नेतृत्व पर की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक
आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई? गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, और इन्होंने क्या किया, 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठी चार्ज में बुरी तरह से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 की इनकी मृत्यु हो गई थी। अब है आपसे स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? भाई शिक्षा में डिजिटलाइजेशन आया है, सशक्तिकरण हुआ है, महिला सशक्तिकरण, मतदान का अधिकार है, विविधता में एकता, ये सारी जो है इसकी क्या है आपकी उपलब्धियां हैं। अब है यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कार्य हैं शिक्षा और विज्ञान और संस्कृति संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उसके अलावा उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं आपसे पूछा है, तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। बाकी उसके अलावा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच है, जिसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे द्वीप समूह के अंतर्गत आएंगी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको पता ही है, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वत की दिशा, ये सारे चीज़ें हैं। अक्षांशीय स्थिति, आपदाएं प्राकृतिक होती हैं और एक मानवीय होती हैं। तो प्राकृतिक में तो भूकंप है, बाढ़ है, कोई महामारी है जैसे कोरोना चल रही इस टाइम, ये सब प्राकृतिक आपदा है। कहीं ना कहीं इसमें मानव का भी हाथ है, लेकिन साथ साथ फिर पूछा है कि चक्रवात को किन किन नामों से जानते हैं, तो वात चक्र, बनवंडर, झंझावत और घूर्णवायु, इस तरीके से है। चक्रवात का कभी आपसे वो पूछ लें कि आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है, इसका आकार पूछा जाता है। पराबैंगनी किरणों से होने वाली घातक बीमारी त्वचा का कैंसर हो सकता है और सनबर्न का प्रमुख कारण बनती है, आंखों के लिए हानिकारक होती है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने में और भवन बनाने में, इन सारी चीज़ों में होता है। रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला और किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट शक्तिनगर मार्ग पर स्थित है। यहाँ पे जो है रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है ये। फिर पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी का 1920 में हुआ था। जन्म स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये जो है नारा था। होम रूल आंदोलन के नेता थे कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन हमने आपको बता रखा है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति के प्रस्ताव पारित किया गया, वहाँ पे ही इसका शीर्षक रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बताया हुआ है। भारत में चांदी किन प्रदेशों में पाई जाती है, तो कर्नाटक में कोलार, राजस्थान में जाबर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में कड़िया आदि में पाई जाती है। सुलह कुल महोत्सव, ये पिछली बार पूछा गया था। सुलह कुल महोत्सव 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महोत्सव जो है हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये आगरा में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। आलू उत्पादन में पिछली बार का क्वेश्चन है कि आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ, तो सूचना का जो अधिकार था ये आपका 2005 को संसद में पारित किया गया था। राष्ट्रपति की अनुमति से 15 जून 2005 को मिली और फिर 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। उसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, पिछली बार पूछा गया था, तो ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जो है वो है, फिर सोनभद्र है, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट, जालौन। इस तरह से पिछली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए 2019 में भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है, तो तमिलनाडु राज्य जो है वो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। लिंगानुपात से क्या समझते हैं? लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं, यानी पुरुष और स्त्री की जो संख्या का अनुपात है उसे कहते हैं। और 2011 की जनगणना में यह अनुपात क्या था? 943 अनुपात कितना? 1000 पुरुष पर यह आपका अनुपात था। तो यहाँ पे जो है हमारे सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं आपका, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस सामाजिक विज्ञान के चतुर्थ सेमेस्टर का। सामाजिक विज्ञान का 2 वीडियो के माध्यम से हमने ये पूरा खत्म किया। वीडियो को एंड तक आपने उम्मीद है कि देखा होगा और आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और अच्छे से अच्छा वीडियो और आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने का। तो दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।